देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ एक बार फिर मैं हूं आशिमा त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी दुनिया की सबसे ताकतवर राजनीतिक गलियों में अचानक एक भारतीय संगठन की दस्तक दिखाई देती है, वो भी चुपचाप, बिना किसी आधिकारिक पंजीकरण, बिना किसी सार्वजनिक जवाबदेही और बिना ये बताए कि आखिर वो अपने देश की छवि, नीतियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा में किस मकसद से मोड़ना चाहता है। और जब दस्तावेजों में पता चलता है कि ये लॉबिंग कोई मामूली प्रयास नहीं, बल्कि $3,30,000 यानी करोड़ों की राशि का संगठित अभियान है, तो सवाल उठना लाजमी है कि ये खेल चल क्या रहा है और इससे भारत का लोकतंत्र, विदेश नीति और वैश्विक विश्वसनीयता किस तरह दांव पर लग रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, ताकि संवाद आपके साथ यूं ही बरकरार रहे। बढ़ते हैं आज की चर्चा की तरफ। यही कहानी है आरएसएस की तरफ से अमेरिकी लॉबिंग फर्म स्क्वायर पैटर्न बोगस को हायर किए जाने की। आरएसएस ने इसे झूठ कहा, लेकिन अमेरिका में फाइल किए गए एलडीए डॉक्यूमेंट्स, भुगतान रिकॉर्ड्स और आरएसएस प्रतिनिधियों की उन्हीं ही लॉबिस्टों के साथ तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करते नजर आए। भारत में खुद को सांस्कृतिक संगठन कहने वाला, सरकार से ऊपर प्रभाव रखने वाला और प्रधानमंत्री की तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहे जाने वाला ये संगठन आखिर अमेरिका में किसके लिए और किसके नाम पर या फिर किस मकसद से लॉबिंग कर रहा था, सवाल ये है दोस्तों। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ना उसका बैलेंस शीट जो है वो सार्वजनिक है, ना उसके फंडिंग स्रोत पारदर्शी है, ना उस पर कर का औपचारिक बोझ है। ऐसे में एक अपंजीकृत संगठन का विदेशी लॉबिंग में करोड़ों खर्च करना सिर्फ एक वित्तीय संदेह नहीं है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही के मूल तंत्र पर सीधा हमला है दोस्तों, सीधा हमला। और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पैसा आया कहां से। जब कोई संस्था जनता से दान लेती है लेकिन उसका उपयोग देश के भीतर भी घोषित रूप से नहीं बताती और फिर लाखों डॉलर विदेश में लॉबिंग पर खर्च करती है, तो ये सिर्फ वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है दोस्तों। क्योंकि विदेशी लॉबिंग का मतलब है अमेरिका में राजनीतिक प्रभाव खरीदना। और अब ऐसा कोई संगठन करता है जो भारतीय नागरिकों के प्रति जवाबदेही नहीं, संसद के प्रति जवाबदेह नहीं और जिसकी कोई कानूनी संरचना भी नहीं, तो ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को बाईपास करने जैसा है दोस्तों। ये वही रास्ता है जिसे दुनिया शैडो इन्फ्लुएंस ऑपरेशन कहती है, जहां फैसले जनता नहीं बल्कि अपारदर्शी फंडिंग और नेटवर्किंग के दम पर लिए जाते हैं। आरएसएस की वित्तीय अस्पष्टता सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि एक गंभीर नैतिक प्रश्न भी है। भारत में करोड़ों लोग छोटे छोटे दान देकर इन संगठनों को समर्थन देते हैं, लेकिन उन्हें ये अधिकार तक नहीं है कि जान सके कि उनके नाम पर दुनिया में क्या राजनीतिक सौदेबाजी हो रही है। ये पारदर्शिता की कमी भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, क्योंकि हर वो लोकतंत्र जिसकी संस्थाएं अनियंत्रित और अपारदर्शी हों, अंततः अपनी साख है, माफ कीजिएगा, खो देता है। अमेरिका में फारा कानून ये सुनिश्चित करता है
कि जो भी विदेशी संस्था लॉबिंग कर रही है वो अपनी गतिविधि, उद्देश्य और फंडिंग को सार्वजनिक करे। आरएसएस की तरफ से ये जवाब अभी भी धुंधला है कि वो किस नीति को प्रभावित करना चाहता था और भारत की तरफ से किस प्रकार की प्रतिबद्धताएं कर रहा था। इस तरह की जो लॉबिंग का एक खतरा दोस्तों ये भी हो जाता है, जिसका जिक्र करना मैं आप लोगों के साथ चाहूंगी कि ये जो भारत के विदेश नीति तंत्र को बाईपास करती है। भारत में विदेश नीति बनती है सरकार के जरिए, संसद की निगरानी में, लेकिन जब कोई अपंजीकृत संगठन अमेरिका में जाकर, समझ रहे, वहां जाकर अपनी खुद की लाइन पेश करता है तो ये संदेश जाता है, एक मैसेज जाता है कि भारत की नीतियां अब लोकतांत्रिक संस्थाओं से नहीं बल्कि एक विचारधारा संचालित नेटवर्क से तय होती है। इससे भारत की संप्रभुता ही नहीं बल्कि भारत अमेरिका संबंधों की विश्वसनीयता भी कमजोर पड़ती है दोस्तों, कमजोर। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारतीय जनता को इस पूरी गतिविधि का कोई हिसाब नहीं दिया गया। ना पैसा कहां से आया, ना लॉबिंग किसके लिए की गई, ना किसे ये बताया गया कि फायदा पहुंचा। ये मॉडल खतरनाक है क्योंकि जब शक्तिशाली अपंजीकृत संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव होने लगती हैं, वो प्रेजेंट करने लगती हैं, तो वो अपनी विचारधारा के आधार पर राष्ट्र की दिशा तय करने लगती हैं दोस्तों। लोकतांत्रिक देश की असली पहचान यही होती है कि उसकी विदेशी नीति, उसके आर्थिक फैसले और उसके अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ संस्थाओं की तरफ से तय हो, ना कि किसी ऐसी संस्था की तरफ से जो खुद को कानून से ऊपर मानते हो। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहना और उसके अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को नैतिक मान्यता देना लोकतांत्रिक जवाबदेही को और कमजोर नहीं करता? जब सरकार और संगठन में कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं बचती तो फिर ऐसी लॉबिंग सरकार की तरफ से मानी जाती है या संगठन की तरफ से? आप ही बताइए सवाल का इस जवाब। यही अस्पष्टता वैश्विक स्तर पर भारत की साख को प्रभावित करती है क्योंकि दुनिया पारदर्शिता को संस्थागत स्थिरता का पैमाना मानती है दोस्तों। तो आज की चर्चा के अंत में सवाल सिर्फ आरएसएस का नहीं है, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी प्रतिष्ठा, लोकतंत्र और संस्थागत पारदर्शिता को ऐसे पंजीकृत प्रभाव प्रयासों के हाथों में सौंप सकता है, या फिर ये वो मोड़ है जहां जनता को पूछना चाहिए, यानी आपको और हमको मिलकर पूछना चाहिए कि आखिर देश के नाम पर किसे अधिकार है बोलने का, किसे अधिकार है पैसा खर्च करने का और किसे अधिकार है वैश्विक कूटनीति को अपने हिसाब से मोड़ने का। लोकतंत्र का पहला सबक दोस्तों यही है कि सत्ता चाहे संगठन की हो या सरकार की, वो जनता से ऊपर नहीं होती है। और जब कोई संगठन पर्दे के पीछे से अंतरराष्ट्रीय शक्ति समीकरणों को प्रभावित करने लगे तो ये सिर्फ चिंताजनक नहीं बल्कि चेतावनी है कि देश का लोकतांत्रिक ढांचा किस दिशा में धकेला जा रहा है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सच सबके सामने पहुंच सके, और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।